हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रॉब्लम चैनल ब्रिजिंग योर ड्रीम्स विद डिसिप्लिन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन टॉपिक, और वो पूरा सेक्शन 4 से लेके पूरा सेक्शन 10 तक। और वो क्या है, आज की वीडियो में पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको एंड तक जब पहुंच जाओगे तब से। तो चलिए आज बिना देर के शुरू करते हैं ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही, अगर मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन मेनली बहुत सारे जो ट्रेड यूनियन क्या होता है ना कि ए ग्रुप ऑफ वेज वर्कर्स और एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स, ये लोग क्यों बनाते हैं, यूनियन क्यों बनाते हैं, किस वजह से लिए बनाते हैं, ताकि उन लोगों को कुछ प्रिविलेजेस मिले, इम्यूनिटीज़ मिले। हाँ, इसका ये कंपलसरी नहीं है कि अगर जो भी यूनियन है वो रजिस्टर्ड ही होना चाहिए, बिना रजिस्टर्ड भी यूनियन हो सकता है, पर वो लीगली वैलिड नहीं होती। मतलब लीगल जो भी प्रिविलेजेस आपको मिल रहे हैं वो नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर मान लीजिए ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड है, अगर वो कुछ भी एक्ट कर रहा है तो उसका लीगली जस्टिफिकेशन हो सकता है। और जब दूसरा भी यूनियन है और वो भी वर्कर्स का एसोसिएशन है, क्योंकि ये जो ट्रेड यूनियन होता है ना, ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है, ये ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है ऑफ वेज वर्कर्स और वेज अर्नर्स, यही तो बताता है ना। तो जब उन लोगों ने ग्रुप बना दे तो हो गया यूनियन, पर वो रजिस्टर्ड होना ना होना वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है, वो जो एक्ट करते हैं। अगर उन लोगों को लीगली कुछ बेनिफिट्स चाहिए, प्रिविलेजेस चाहिए, इम्यूनिटीज चाहिए, तो वो रजिस्टर करना ही पड़ता है। और वो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और उसका कैंसिलेशन भी हो सकता है, तो कैसे होगा आज इस वीडियो में हम देख के आएंगे क्लियर कट से। तो सेक्शन 3 क्या कहता है ना ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इसमें ना अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर हमने कुछ मतलब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन, कोई तो चाहिए ना कि हाँ मैं रजिस्टर करवाऊंगा, आप मुझे दो एप्लीकेशन तो मैं रजिस्टर करवाऊंगा, तो इसीलिए रजिस्ट्रार चाहिए। तो रजिस्ट्रार अपॉइंट होगा, और कौन अपॉइंट करेगा, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगा, तो वो पूरा इन प्रोसेस को, रजिस्ट्रेशन को चेकिंग करें, मतलब कैसे करेंगे वो देख के देगा। तो अब आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 मेनली ये बताता है कि हु एंड हाउ, इसका मतलब हु कैन अप्लाई, हाउ मेनी मेंबर्स कैन अप्लाई। मेनली यूनियन वर्कर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब हम लोग एक यूनियन बना रहे हैं तो यूनियन बनाने के लिए एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए ना, तो वो बहुत मैटर करता है। और दूसरा, जब मेंबर्स की बात आती है तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कम से कम 7 मेंबर तो होना चाहिए। 7 से भी ज़्यादा हो सकता है, पर 7 तो मिनिमम है, उतना तो होना ही चाहिए। और जब एक ये 7 मेंबर्स जब मिल के अप्लीकेशन देते हैं ना, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी साइन करना पड़ता है, और जो भी इंटरेस्ट है वो भी सेम होना चाहिए। और नए जो 2001 में जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें ये अमेंडमेंट जो हुआ ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के लिए हुआ है, एम्प्लॉयर्स के लिए नहीं हुआ है। और इसमें 10% भी 10% मेथोडोलॉजी भी बताया गया। मतलब ये जितना वर्कर्स अप्लीकेशन देने के लिए जा रहे हैं ना, मतलब जितना वर्कर्स है इन टोटल, उसमें से 10% जाना चाहिए। मतलब अगर आप समझ लीजिए 500 वर्कर्स है, तो उसमें से आप 10% कर दोगे तो 50 हो गया। 50 वर्कर्स तो आप जाके यूनियन बना के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जब बात आता है कि मान लीजिए अगर 40% है, तो 40 वर्कर्स में अगर 10% हो गया तो कितना, 4 वर्कर्स, तो 4 वर्कर्स जाके नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा क्लियरली मेंशन किया हुआ है ना कि 7 मेंबर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो आप जब उससे कम होते हो ना, तो 7 से कम जब होते हैं तब जाके आप कुछ केस मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हो। तो क्लियर हो क्या। और दूसरा बात ये क्या है ना कि अगर मेंबर्स जो भी एप्लीकेशन दे दिए, तो एप्लीकेशन वो विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये जब ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दिया और उसमें से भी लाइक कुछ वर्कर्स विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब बैक ऑफ हो रहा है, तो भी ये वैलिड ही रहेगा जब तक ये आधा से ज़्यादा ना विड्रॉ हो। मतलब अगर मान लीजिए 12 लोग ने ऑलरेडी एप्लीकेशन दिया और उसमें से
4 लोग विड्रॉ करना चाहते हैं और विड्रॉ कर भी लिया, तो तब भी ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो दिया वो वैलिड ही रहेगा, वो इनवैलिड नहीं होगा। पर जब इसमें से ना अगर मान लीजिए 6 मेंबर्स विड्रॉ करना चाह रहे हैं या 7 मेंबर्स विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तब जाके ये इनवैलिड होगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, इतनी सी सिंपल सी बात है। जब वो हाफ से या ज़्यादा नंबर विड्रॉ करेंगे तब ये वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड रहेगा। और जब वो अगर इसमें से कम, मतलब जब 4 लोग 5 लोग भी निकल जाएंगे ना, तभी ये वैलिड रहता है। ठीक है, इसका मेन, इस सेक्शन का मेन पर्पस यही है कि ये मतलब एक फेक नॉमिनल यूनियन ना हो जाए, क्योंकि जब आपको पता है कि हाँ इतना % मेंबर्स ही होना चाहिए, इतना % मेंबर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को साइन करके वो एप्लीकेशन देना चाहिए, तब ये इंटेंशन तो पूरा स्ट्रांग होता है ना कि हाँ हमें यूनियन बनाना है, इसीलिए इसको बनाया गया। और बाकी जो मैंने बता रही थी पहले कि जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ना कर चुके हो तो वो भी एक यूनियन ही है, पर इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस नहीं मिलेगा बस। इसीलिए उसमें क्या होता है ना कि जब चाहे वो निकल भी सकते हैं और जब मतलब ज़रूरत है तब बना भी सकते हैं वो लोग। पर इसमें इन केसेस में ऐसा नहीं होता, इसीलिए ऐसा ना हो, इसी के लिए इतना प्रोसीजर्स रखा गया। और अब बात आती है सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 में क्या एक्सप्लेन किया है ना कि मेनली एप्लीकेशन दे रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट करना चाहिए और किसको देना चाहिए। मेनली सेक्शन 3 में ऑलरेडी रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया गया है ना कि ये रजिस्ट्रेशन पूरा देखने के लिए, तो हमें रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो हम दे रहे हैं वो जाके हमें किसको देना पड़ेगा, हम जाके रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। और रजिस्ट्रार उसके बाद क्या करेंगे कि अगर हमने कुछ भी एप्लीकेशन दे रहे हैं तो एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होगा ना देने के लिए, वो क्या है वो मेंशन किया गया है सेक्शन 5 के अंदर। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है ना कि जब मेंबर्स होता है, मतलब ट्रेड यूनियन का जो मेंबर्स होता है ना, वो मेंबर्स उसका नाम, पर्टिकुलरली नेम, ऑक्यूपेशन और एड्रेस, वो सब इंक्लूड होना चाहिए। जब ऑफिस बेयरर्स का आता है, ऑफिस बेयरर्स का भी नेम, ऑक्यूपेशन और एड्रेस वो सब इन डिटेल में होना चाहिए। और जब ट्रेड यूनियन की बात आती है, आप कौन सा वाला ट्रेड यूनियन, मतलब ट्रेड यूनियन का नाम जो है ना वो नाम भी होना चाहिए, और वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका मेन हेडक्वार्टर्स कहाँ है, क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन कुछ भी करना चाह रहे हैं वो लोग तो कहाँ करना चाहिए। मान लीजिए कि मेरा 2 कंपनी है, 3 कंपनीज है, तो मेरा जो ब्रांचेस है ना वो सारा ब्रांचेस होता है, और मेरा ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहाँ जाएगा, जहाँ मेरा हेड ऑफिस होगा वहाँ पे, है ना। तो वहाँ ही पूरा ऑफिशियल कम्युनिकेशन जाना चाहिए, सारे ब्रांचेस को थोड़ी ना ऑफिशियल कम्युनिकेशन सब जाएगा, नहीं ना। तो इसीलिए वो ट्रेड यूनियन जो हम बनाना चाह रहे हैं उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, और उस ऑफिस बेयरर्स का पूरा नाम, ऑक्यूपेशन, एज, डिटेल सब इंक्लूड होना चाहिए। ये होता है एप्लीकेशंस के बारे में। और एप्लीकेशन दे भी दिया। और अब आता है बात सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 में ना मेनली प्रोविजंस लिखा गया, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा गया कि क्या इंक्लूड करना चाहिए आपको, आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो। ठीक है, एप्लीकेशन में एप्लीकेशंस के साथ क्या अटैच करके देना है वो हमने देख लिया ऑलरेडी, मतलब ऑफिस बेयरर्स का नाम, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, वो सब ठीक है। अब बात आता है अगर हमने एप्लीकेशन दे रहे तो उस एप्लीकेशन में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि जब लॉ के बात आता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कट होना चाहिए। जब टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कट नहीं होते तो हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। और जब अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया आगे जाके तो हम क्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिफेंडर वो यूज़ कर सकते हैं लूप होल को। इसीलिए इन क्लियर कट हमें जो भी अग्रीमेंट्स बनाते हैं तो स्टार्टिंग से ही पूरा मेंशन करना चाहिए। चलिए इसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए हम वो देख लेते हैं। सेक्शन 6 में ना फर्स्ट नेम वो क्लियर होना चाहिए, मतलब ट्रेड यूनियन का नाम जो है वो इन डिटेल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कौन सा वाला नाम आप रख रहे हो, मतलब मेरे चैनल का नाम क्या है, प्रबलम, तो यूनिफाइड नेम है ना, एक यूनिफिक नेम है ना, तो ऐसे ही आपका ट्रेड यूनियन का नाम क्या है वो बताना चाहिए। और तब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, मतलब एम्स जो होते हैं ना, हाँ मेरा जो एम है, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैनल बनाने में, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझसे जितना होता है उतना लॉ के रिलेटेड में टॉपिक्स लेक्चर्स बना सकूं ताकि यूज़फुल हो। तो ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है ना। ऐसे ही
अगर कोई भी कंपनी, कोई भी ट्रेड यूनियन शुरू हो रहा है तो वहाँ पे एक मेन मोटिव होता है ना, हाँ मैं पर्टिकुलरली इसी के लिए शुरू कर रही हूँ, वो वाला ऑब्जेक्टिव क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और जब तीसरा बात आता है ना कि जनरल फंड्स के बारे में, मतलब जो फंड्स होता है इसमें ना 2 टाइप्स ऑफ फंड्स होता है, जनरल फंड भी होता है और प्राइवेट फंड भी होता है। पर वो दोनों फंड कैसे यूज़ करेंगे हम? मान लीजिए कि मेरे पास अभी मैंने जनरल फंड जो है वो पर्टिकुलरली अलॉट करती हूँ ना कि हाँ इस फंड से यहाँ सैलरी के लिए होना चाहिए, और ये पर्टिकुलरली मंथली अलाउंस इतना देने के लिए या मेडिकल एक्सपेंस के लिए, ये सब के लिए मैं अलॉट करके रखती हूँ ना, और इससे अलावा और कुछ यूज़ नहीं होना चाहिए। मतलब आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जनरल फंड पर मेंशन होना चाहिए और लॉफुल होना चाहिए, और आप अपने खुद के फायदे के लिए वो फंड इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसीलिए उसको जनरल फंड नाम दिया जाता है। और वो यूनियन के वेलफेयर के लिए ही होना चाहिए, और इसीलिए ना वो किसके लिए आप यूज़ कर रहे हो वो इन डिटेल एक्सप्लेन करना चाहिए उस पर। हम अगर इतना जनरल फंड है तो हम इतना जनरल फंड हम इसी के लिए पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप यूज़ कर रहे हो तब वो इलीगल होगा, अनलॉफुल होगा, आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो। तब आता है मेंबर लिस्ट एंड इंस्पेक्शन फैसिलिटीज़। आप जो भी डिटेल्स देते हो ना तो उसमें देना चाहिए ना कि हाँ ऑफिस बियरर्स इतना है या मेंबर्स इतना है, उन लोगों का नाम ये है। हाँ, तो क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, अगर आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी करें तो क्या फैसिलिटीज़ है, इंस्पेक्शन के लिए क्या फैसिलिटीज़ रखा गया, वो सब एक्सप्लेन करना चाहिए। और नेक्स्ट मेंबरशिप रूल्स। मेंबरशिप रूल्स ना, इसमें अगर आप मेंबरशिप ले रहे हो किसी का तो वो क्या सेटिस्फैक्शन, मतलब क्या टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फैक्शन करना चाहिए, ये लिटरली क्वालिफिकेशन जैसा ही होता है। अगर हमने किसी कंपनी के लिए जाके अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो वहाँ पे क्वालिफिकेशंस होता है ना, आपको इतना साल एक्सपीरियंस होना चाहिए और पर्टिकुलरली इस फील्ड में आना चाहिए। जब हम जाके मतलब टीचिंग फील्ड में जाते हैं तो क्या होता है, मतलब आपको पर्टिकुलरली नेट सेट ऐसा एग्ज़ाम्स क्लियर करना पड़ता है, और आगे जाके आप एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कहीं कहीं। ऐसे ही ये लिटरली क्वालिफिकेशंस जैसा ही काम करता है, मतलब पर्टिकुलरली आपको इतना होना चाहिए। और इस नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन फीस, इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन फीस होना चाहिए, और इसमें से ना कि ये मेंशन होना चाहिए फर्स्ट रूरल वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होता है और अदर सेक्टर्स। ये फर्स्ट रूरल वर्कर्स में 1 रुपये होना चाहिए पर ईयर, और जब अनऑर्गेनाइज्ड होता है वहाँ पे 3 रुपीज़ पर ईयर हो सकता है सब्सक्रिप्शन फीस। और नेक्स्ट अदर ऑर्गेनाइज्ड लाइक अदर सेक्टर्स जो होता है, अदर सेक्टर्स में ये 12 रुपीज़ भी हो सकते हैं। और आगे जाके हमें बेनिफिट्स भी एक्सप्लेन करना चाहिए, मतलब क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है वो सब भी इन डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ता है। और नेक्स्ट जी ये बताता है कि अमेंडमेंट ऑफ रूल्स। इसमें ना कि अगर आप मतलब जब जब अमेंडमेंट करते हो ये आपको पता चलता है कि लॉ में जैसे मैंने बता रही थी कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं ना कंटिन्यूअसली, वो अमेंडमेंट जो भी होता है वो ऑफिशियल गैजेट में रिलीज़ होता है, और ये ऑफिशियल गैजेट में होना ही चाहिए क्योंकि हर सबको पता होना चाहिए कि हाँ ये रूल जो था वो अमेंड हो गया है, और ओल्ड लॉ जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, नया लॉ जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही अगर आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस हमेशा सेम नहीं रहते, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कभी कभी चेंज भी हो सकते हैं, पर ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर रहे हो पर कुछ भी बता ही नहीं रहे हो तो वो वैलिड कैसे होगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में भी होना चाहिए ना। तो इसीलिए ये कहता है कि अगर आपने कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अमेंड कर रहे हो तो आपको वो भी इन डिटेल में आगे जाके देना पड़ेगा ही। आप जब दोगी तभी तो पता चलेगा ना, ओके इन पहले जब वो दिए थे तब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस था और अब चेंज होके ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गया। क्योंकि पहले भी जैसे हमने अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुआ है ऐसे नहीं बताएंगे तो उन लोगों को भी कैसे पता चल जाएगा, और वो लोग भी हमें कैसे डिफेंड करेंगे, है ना। और पहले से हमें पता भी नहीं होता कि हम आगे जाके रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करेंगे कि नहीं, इसीलिए हम अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वही रूल्स एंड रेगुलेशंस हम देते हैं, और आगे जाके अगर चेंज कर भी दिया तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, हम वापस एप्लीकेशन दे के चेंज करवा सकते हैं और बता भी सकते हैं, ठीक है। और जब एच के बारे में आता है उसमें ना सेक्शन 6H पे इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ लीडर्स के बारे में बताया गया।
मतलब अगर आप इलेक्ट कर रहे हो किसी को तो किस प्रोसीजर से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो बताना चाहिए। और अगर आपने टर्मिनेट कर रहे हो उसको उस पोजीशन से, तो इम्पीचमेंट कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, वो भी बताना चाहिए ना। कि ये पूरा आपको इन हमारे कंट्री में जो इलेक्शंस होता है वही लेना ज़रूरत नहीं है, आप कॉलेज भी ले सकते हो। आपके कॉलेज में इलेक्शन कैसे होता है, हम फॉर एग्जाम्पल छोटे से हम समझ से स्कूल में ले लो। स्कूल में कैसा होता है ना कि हाँ, दो लोग आके खड़े हो गए और आपने रेस कर लो, अपना हैंड्स रेस कर लो, आप किसको चूज करना चाहते हो, तो वही बनेगा मॉनिटर, वो हो गया। और कहीं कहीं क्या होता है, हाँ, टॉपर टॉपर ऑफ द क्लास इज अ मॉनिटर ऑफ द क्लास, ऐसा ऐसे भी हो सकता है ना। तो ये डिपेंड करता है पूर्ति। सो इसीलिए आपको किस प्रोसीजर से फॉलो कर रहे हो वो भी देखना चाहिए ना। और कॉलेज में जब आप आते हो तो बैलेट बैलेट पेपर पे आप वोटिंग करते हो तो वो कंसिडर होता है और वहाँ से इलेक्शन होता है। तो किस प्रोसीजर से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उसके लिए, और आपने रिमूवल करना चाह रहे हो, मतलब अगर वो जो भी इलेक्ट हुआ है मेंबर वो अपना पोजीशन ठीक से नहीं निभा रहा है तो आप रिमूव करना चाहते हो, तो किस प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो रिमूव करने के लिए, वो भी बताना चाहिए, है ना। और सेक्शन 6H उस पर क्या बताया गया है ना, टर्म जो भी आप इलेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, इलेक्ट कर रहे हो तो उसका टेन्योर क्या होता है वो भी इन डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए। मतलब अगर हमने इलेक्शन करते हैं तो उसका पर्टिकुलर टर्म होता है ना कि हाँ 5 साल 6 साल ऐसे टर्म्स होता है ना, तो आप कितने टर्म के लिए इलेक्ट कर रहे हो वो टर्म भी पूरा मेंशन होना चाहिए ना कि हाँ आप 3 साल के लिए कर रहे हो, 2 साल के लिए कर रहे हो, 5 साल के कर रहे हो, वो तो आपको छोड़ती हूँ, पर आपको बताना चाहिए कि आप कितना साल तक आप इलेक्ट कर रहे हो, टर्म्स क्या है। और ये 2001 अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया। मैंने बता रही थी ना कि देखो अभी मैं बता रही थी कि अमेंडमेंट जो है मतलब अमेंड रूल्स जो आप करते हो तो वो बताना चाहिए, इसीलिए क्योंकि देख लो अभी 2001 में अमेंडमेंट जो हुआ, पहले ये नहीं था। 2001 में अमेंडमेंट जो हुआ उसके हिसाब से क्या हुआ कि ए इंसर्ट किया गया है कि आप जो भी मतलब टर्म है ना वो भी बताना चाहिए, है ना। तो अब आता है सेक्शन 6I में, सेफ कस्टडी एंड ऑडिट फंड्स। ये यूनियन का जो मनी होता है वो मतलब सेफ कैसे होगा वो भी बताना चाहिए ना कि आप क्या प्रोटेक्शन दे रहे हो, कैसे देखभाल कर रहे हो, वो सब भी एक्सप्लेन करना चाहिए ना वैलिड रीज़न के साथ, तो वो भी मैटर करता है। और लास्ट जे, मतलब सेक्शन 6J में ये बताया गया कि डिसोल्यूशन ऑफ द यूनियन। ऐसे नहीं है कि अगर आपने एक यूनियन शुरू कर दिया और वो परमानेंटली रहेगा, और अगर आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हो तो तभी वो हो सकता है। ये मैं आपको इजी एग्जांपल्स में समझाऊं तो मान लीजिए आप एक अकाउंट खोलते हो, तो अकाउंट खोलते वक्त जो आप सोचते हो कि हाँ मैं ये अकाउंट रखूंगी और मेंटेन करूंगी, तो वही होता है क्या, नहीं ना। कभी कभी आपको ऐसे ही आगे जाके ये सिचुएशन होता है कि आपको अकाउंट क्लोज करना पड़ता है, तो आप अकाउंट क्लोज करते हो ना, ये भी ऐसा ही है। अगर आपने ट्रेड यूनियन खोला मतलब रजिस्टर करवाया, तो आप उस पर डिसोल्यूशन का भी लिखना चाहिए, मतलब कैसे डिसॉल्व होगा, अगर आगे जाके डिसॉल्व होना चाहिए तो कैसे होता है उसके बारे में भी ये बताता है। ठीक है, मैं और अब एक केस लॉ है, एमटी चंद्रसेनन वर्सेस सुकुमारन 1974। इस केस में क्या हुआ है ना कि टू राइवल ग्रुप्स के अंदर मतलब झगड़ा हो रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में फ्रेश इलेक्शंस के बारे में बताया गया, फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए बोला गया। तब क्या हुआ कि अपोजिट जो पार्टी थे उसमें जो लोग सब्सक्रिप्शन फीस पे नहीं किया उन लोगों को वोटिंग के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। वो लोग अप्रैल 1969 से पहले ऑलरेडी करना चाहिए था फीस पे, पर नहीं कर रहे थे। हाईकोर्ट ने ये बताया गया है कि डिसीजन क्या हो ना कि आपको सब्सक्रिप्शन फीस पे करना चाहिए, मतलब आप फीस पे नहीं करोगे तो वो लॉस ऑफ मेंबरशिप होगा, तो आप मेंबर नहीं हो तो क्या आप वोट कर सकते हो, नहीं ना। तो मेंबर्स वोट करना चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस तो पे करना ही चाहिए ना। तो इसीलिए वो पूरा प्रॉपर टीम मतलब क्या बोलूँ, कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया वो देखभाल करने के लिए कि वो सब्सक्रिप्शन फीस पे हो रहा है कि नहीं, ताकि
आप इस पे वैलिड हो वोट करने के लिए कि नहीं। तो कोर्ट ने ये बोला कि मियर आप पे नहीं कर रहे हो तो पे करके आप वोटिंग कर सकते हो। और दूसरा केस है बुकचन सीमेंट कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेस सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2003। इस केस में क्या हुआ ना कि ये क्वेश्चन हुआ, अगर आप एम्प्लॉयमेंट लॉस कर दिया, मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, तो क्या आप मेंबरशिप में भी सेसेशन हो सकता है क्या, या नहीं। यही मेन क्वेश्चन था। और कोर्ट ने यह कहा कि ये पर्टिकुलरली कहीं पे भी मेंशन नहीं हुआ है, और आपका जो पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट लॉस हो गया तो ये आप मेंबरशिप से क्लियर रूल्स के बिना नहीं जा सकता, मतलब आपका मेंबरशिप बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के नहीं जाएगा, वो वैसे ही रहेगा। और तब बात आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहता है कि पावर ऑफ रजिस्ट्रार। और ये पावर ऑफ रजिस्ट्रार क्या बताता है ना कि अगर आपने जो भी एप्लीकेशन दी वो एप्लीकेशन सही है कि नहीं, और वो पर्टिकुलरली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है कि नहीं, और सेक्शन 6 को फुलफिल करता है कि नहीं, वो सब देखता है। अगर उसमें से कुछ भी गड़बड़ उन लोगों को लगेगा, मतलब रजिस्ट्रार को, तो वो आपको बुला भी सकते हैं, आपको बुला के क्वेश्चन कर सकते हैं। वो चाहे तो आपको मतलब अगर आपका जब भी ये देते हो ना कि एप्लीकेशन फॉर्म देने के बाद अगर उसमें से अगर नाम जो है, मतलब ट्रेड यूनियन का नाम जो होता है ना, वो अगर मिलता जुलता हो गया, तब भी वो आके आपको नेम चेंज करने के लिए भी बोल सकते हैं। और वो डॉक्यूमेंट जो है अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो कैंसिल भी करवा सकते हैं, या आपको बता भी सकते हैं कि पर्टिकुलरली ये डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए, अगर कुछ भी छूटा हुआ है तो वो भी वो मांग सकता है। सबसेक्शन 2, रजिस्ट्रार कैन डिमांड चेंज ऑफ द नेम। मैंने जैसे पहले बताई कि अगर नाम मिलता जुलता है ना तो कन्फ्यूजन से बहुत चांसेस होता है, तो इसीलिए वो पूछ भी सकते हैं कि आपको नाम चेंज करने के लिए। मैं एक एग्जांपल दूं तो सीमेंट वर्कर्स ट्रेड यूनियन एसोसिएशन है, तो आपका है सीमेंट वर्कर्स यूनियन, बस इतना ही है। इन दोनों में से कुछ फर्क आ रहा है क्या, नहीं ना, वो दोनों तो सिमिलर ही लग रहे हैं। तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप दोनों को, है ना, ये तो बहुत हेडेक का है। इसीलिए रजिस्ट्रार आपको बुला के नाम चेंज करने के लिए भी बोल सकते हैं। और अब आता है सेक्शन 8, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। आप जो भी एप्लीकेशन दिए हो, एप्लीकेशन देने के बाद मतलब उसका सेक्शन 6 के अंडर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस था वो भी सेटिस्फाई हुआ, और आप आगे मतलब उसके बाद जो रजिस्टर का पावर था वो भी यूज़ करके वो पूरा चेक कर दिया, मतलब आपका एप्लीकेशन सही है कि नहीं है। वो सब प्रोसेस होने के बाद क्या होता है ना कि आपका यूनियन रजिस्टर होगा, वो एक्सप्लेन किया गया सेक्शन 8 के अंदर। और अगर एडिशनल कुछ भी चाहिए वो भी वो देख लेते हैं, मतलब सेक्शन 5 सेक्शन 6 पूरा सेटिस्फाई हो गया तो आपका यूनियन जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। और सेक्शन 9 सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, मतलब आप जो यूनियन रजिस्टर हो गया वो रजिस्टर आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, मतलब आपका यूनियन रजिस्टर हो गया उसका प्रूफ है। और ये ऐसे नहीं है कि हाँ सर्टिफिकेट मिल गया वो सब ऐसे ही रहेगा, नहीं। अगर आपका जो भी आपने दिया हुआ है ना कि मतलब इन्फॉर्मेशन या एविडेंस आपने जो एप्लीकेशन के टाइम पे दिया हुआ है, आगे जाके वो लोगों ने ये फाइंड आउट कर दिया कि आपने जो नाम मतलब दिया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता और आपने फ्रॉड से दिया हुआ है, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है सेक्शन 10 के अंदर। और वो बताता है कि कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ऐसे नहीं कि आप एक बार रजिस्टर हो गया तो हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। और वो किस किस के लिए हो सकता है, फ्रॉड के लिए भी हो सकता है, अगर मतलब किसी के सिग्नेचर फोर्ज हो गया या डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स है, मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स आपने दिया उसके लिए भी कैंसिल हो सकता है। मिस्टेक के लिए भी, मतलब अगर रजिस्ट्रार ने पर्टिकुलरली जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे वो मिस्टेकनली गलती से कुछ भी एक्सचेंज हो गया तब भी हो सकता है, और आपने कुछ मिस्टेकनली गलत ये डॉक्यूमेंट्स दे दिया तब भी हो सकता है। अगर आपने जो यूनियन का नाम दे के रजिस्टर करवाया हो ना, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो तभी भी वो इनवैलिड हो सकता है। और
रूल्स आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट, मतलब जो सेक्शन 6 में बताई हूँ ना कि अगर वो पूरा उसको सेटिस्फैक्शन नहीं करते तब भी वो कैंसिल हो सकता है। तो ये था आज के वीडियो में, हमने देख के आया ना कि इतना आसान था ना पूरा सेक्शन लाइक 3 से लेके सेक्शन 10 तक। कुछ नहीं, आप अगर एक फ्लो मैप के जैसे याद रखोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और इजीली होगा। तो सोच लीजिए पहला क्या होगा, मुझे रजिस्ट्रेशन, किसी ने आके मुझसे रजिस्ट्रेशन करना है, जो कोई अपॉइंट ऑफिसर होना चाहिए ना, तो रजिस्टर अपॉइंट होगा। और अपॉइंटेड रजिस्टर कहाँ से होगा, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो गया। सेक्शन 4 में क्या होगा, सेक्शन 4 में ये बताता है ना कि आप कितने लोग दे सकते हो एप्लीकेशन के लिए और आप कैसे कर सकते हो, और आप कौन होना चाहिए, मतलब उस पर्टिकुलरली यूनियन का मेंबर होना चाहिए। ये नॉर्मल बेसिक रूल है। ठीक है, आप जा रहे हो, आप जाओगी तो सेक्शन 5 बताता है कि आप किससे एप्लीकेशन दोगे और एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डिटेल्स देना चाहिए। मतलब आप जाके रजिस्ट्रार को दोगी एप्लीकेशन और रजिस्ट्रार को ये भी पता चलेगा ना कि हाँ ठीक है, ये लोग आके एप्लीकेशन दे रहे हैं और एप्लीकेशन के साथ ये डिटेल्स कर रहे हैं। सेक्शन 6 में वो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूड होना चाहिए, मतलब पूरा नेम हो गया और कहाँ है, मेन ऑब्जेक्टिव्स, फंड यूसेज, वो सब चीज़ मेंशन करना चाहिए, वो भी हो गया। ठीक है, आप कर दिया तो सेक्शन 6 तक खत्म। अब अगर उसमें से कुछ भी गड़बड़ हो गया तो रजिस्टर को ये पावर है कि आपको बुला के वो सब रेक्टिफाई करवा सके, और अगर रेक्टिफाई नहीं होगे तो उसको विथ होल्ड भी कर सके और कैंसिल भी कर सके, है ना। तो इतना क्लियर हो गया सेक्शन 7 तक। उसके बाद आपको हाँ ठीक है पूरा वैलिडेशन हो गया, मतलब स्क्रूटिनी सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद आता है रजिस्ट्रार, आपका जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर कर देंगे, मतलब ट्रेड यूनियन का जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। और 9 क्या बताता है, सर्टिफिकेट ऑफ इशुएंस। हाँ, मैंने रजिस्टर करवा दिया तो सर्टिफिकेट आ गया, तो सर्टिफिकेट मैं आपको दूंगी। तो ये भी क्लियर हो गया। अब अगर इतना होने के बाद भी, इतना स्क्रूटिनी होने के बाद भी आपका गलती से कुछ भी फाइंड आउट हो गया, मतलब आपका फ्रॉड हो गया, मिस्टेक हो गया, कुछ भी आप किया हो, वो सब फॉर्ज सिग्नेचर आगे जाके पता चल गया, मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए तो हमें हेडक्वार्टर्स को पहुंचाना है। अगर मैं आगे जाके फाइंड आउट करूँ कि वहाँ पे जो आपने दिए हुए थे एड्रेस, वहाँ पे कुछ यूनियन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब मैं क्या करूँ, है ना। तब क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट इशू किया वो कैंसिल किया जा सकता है। तो कितना आसान था ना, आप ऐसे फ्लो मैप पे याद रखोगे ना तो आपको पूरा याद रहेगा। और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ये रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन याद रखिए। मैं बिलीव करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली जो सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 10 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो था वो क्लियर कट हो गया। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।